हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके डीएसएसबी के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो हरियाणा के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है वो वैसे की वैसे ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता है उसमें। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने स्ट्रेटेजी और स्टैटिक जीके के जो 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो बताए थे। ठीक है, जिसमें हमने हिस्ट्री के टॉपिक अलग से देखे, पॉलिटी के अलग से देखे थे। तो जिसने उन वीडियो को नहीं देखा एक बार ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि हम आगे क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है मैंने डीएसएसबी और एसएससी में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी जो है शामिल किया है, टॉपिक वाइज किया है। तो देखते हैं एक बार जो है हम पहले पीडीएफ चेक करेंगे कि किस तरीके के नोट्स आपको जो है मिलने वाले हैं। और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम का जो पेड ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे पहले से ही उसमें हैं उनको भी जो है वो वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा, अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है आपको वहीं पे मिल जाएंगी। और स्टैटिक जीके हम नई शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम जो है रीजनिंग मैथ वगैरह के लिए जो हमने 15 डे का जो टारगेट बैच रखा था वो पूरा कर लीजिए आप साथ साथ। ठीक है, और स्टैटिक जीके जो है यहाँ से आपकी होती चली जाएगी और मैथ्स के भी टॉपिक वाइज वहाँ पे आप पूरा कर सकते हैं। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, तो वो पूरा जो है मैंने आपको बताया हुआ है 15 डेज़ का जो टारगेट बैच था हमारा उसमें। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं 15 डेज़ वाला। देन 15 डेज़ में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो भी हुए हैं 2025 में। देन आप अपना पूरा पेपर जो वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं वो है हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री हम जो है पूरी कंप्लीट कवर करेंगे। फिर एक वीडियो में आपको जो है जो मेडिवल हिस्ट्री है वो मिल जाएगी, और तीसरी जो वीडियो होगी हिस्ट्री की वो मॉडर्न हिस्ट्री की हो जाएगी। इस तरीके से आपका जो है पूरा हिस्ट्री जो है 3 वीडियो में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री देखो, मैंने आपको पहले ही बोला स्टैटिक जीके में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितने ये आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए ना आप उतना कवर कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, तो वहाँ से आपका जो है जितना होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको अपने स्टैटिक जीके पे वेस्ट नहीं करना है, जितना प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक एज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है। ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, दोनों में ही नोट्स जो है इस बार हमने रखे हैं। तो एक बार नोट्स देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, हिस्ट्री के जो मैंने रखे हैं इस तरीके से 1 पेज में रखे हैं, ताकि एक ही पेज में जो है सारे पॉइंट्स आपको मिल जाए। लाइक प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, इसको हिंदी में ऐड किया गया है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आप देख सकते हैं। पूरा इकोनॉमिक लाइफ, आर्ट, कल्चर जो भी था, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए उसके बाद वैदिक सभ्यता अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दी गई है। इसमें ये देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन, टाइम लोकेशन क्या है, सोर्सेज कहाँ कहाँ से पता चलता है, अर्ली वैदिक पीरियड हो गया या फिर लेटर वैदिक पीरियड हो गया। ठीक, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन क्या थे, वर्ण सिस्टम किसी किसी उसमें था। तो ये सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स के रिलेटेड है वो भी जो है इसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद बुद्धिज्म है यानी कि बौद्ध धर्म है। उसके बाद बौद्ध धर्म की जो संगीति सभाएं होती हैं वो है, क्योंकि पूछी जाती कि फर्स्ट कहाँ पे हुई, सेकंड कहाँ पे हुई, किसके उसमें हुई, ठीक है, और कब हुई, कहाँ पे हुई। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं। और लास्ट अगर आप देखेंगे तो वो है जैन धर्म, जैनिज्म। इसमें जो भी फिलोसफी प्रिंसिपल रहे, मेजर सेक्ट्स कौन से रहे, वो सब ऐड किए गए हैं। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स वो भी अलग से ऐड इसमें हुए हैं। जैनिज्म का ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद कंसेप्ट मतलब हर एक टॉपिक के जो है PYQ जो है इस तरीके से ऐड किए गए हैं कि जो DSSB में पूछा गया, SSC में पूछा गया, फिर घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और हर एक जो PDF होगी वो हम कुछ इस तरीके से ही रखेंगे, ताकि शॉर्ट में जो है आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए और पढ़ने में आपको मजा भी आ जाए, यानी कि एक ही पेज पे आपको पूरा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका ये रहने वाला है। और जो भी आपको ये PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से पढ़ना जो है शुरू करेंगे। चलिए देखिए, अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन DSSB पूछ चुकी है, पहले ही एग्जाम में आ चुका है कि हिस्ट्री का जो जनक है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को। और उनकी जो बुक्स थी वो कौन सी थी, द हिस्टोरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बेसिक सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ जो है बढ़ते हैं। ओके,
चलिए, एंशियंट हिस्ट्री में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा पीरियड? प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक क्या है? देखो, अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है फिर आगे वो जो है फर्दर डिवाइड हो रही है, जिसमें हम सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल, फिर आधि ऐतिहासिक काल, और ये होता है। ठीक है, तो ये तो देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, वो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ कि भाई ये आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है या ऐतिहासिक काल क्या होता है, वो चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो सिर्फ प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ने वाले हैं। बाकी जैसे ये आगे आते हैं वैदिक पीरियड, ये इसमें आ जाता है आदि ऐतिहासिक में। फिर आगे हमारा जो जैन धर्म बौद्ध धर्म है, ये आपको जो हमारा ऐतिहासिक काल जो होगा जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है वो हमारा ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड हम जो है पढ़ रहे हैं। प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जिसके लिखित साक्ष्य जो है क्या है? अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई लिखित साक्ष्य जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड अगर मैं देखूं तो ये क्या है? द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। यहाँ पे क्या है कि जो लेखन के आविष्कार से पहले का काल, लिखने का जो है आविष्कार तब तक नहीं हुआ था, उससे पहले के काल को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई वो किस चीज़ से प्राप्त हुई हैं? तो नॉलेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, पुरातात्विक अवशेष है, वहां से जो है जानकारी प्राप्त हुई है। और पुरातात्विक अवशेषों में क्या आते हैं? स्टोन टूल्स आ जाते हैं, फोसिल्स आ जाते हैं, बोन्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, गुफा चित्रकारी या हैबिटेशन साइट्स हैं, निवास स्थल जो होते हैं, वहां से जो है हमको प्री हिस्टोरिक पीरियड की जानकारी मिलती है। एक चीज जो इसमें याद रखनी है कि कोई भी जो लिटरेरी सोर्स है यानी कि जो लिखित साक्ष्य हैं वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी लिखित साक्ष्य जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड के अवेलेबल नहीं है, तो ये याद रखिए, नो लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल। उसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण। कई बार क्रोनोलॉजी से आंसर पूछ लिया जाता है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो किस किस तरीके से है, और पहले भी कौन सा है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा है। ठीक है, तो सबसे जो याद रखना है वो है जैसे पेलियोलिथिक एज है, जिसको हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल। ठीक, दूसरी जो है स्टेज वो है मेसोलिथिक एज, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण युग, और तीसरी जो है वो है नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण युग। ठीक है, पेलियोलिथिक को अगर आप देखेंगे तो ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज, और नियो को न्यू स्टोन एज जो है बोलेंगे, यानी कि पुराना पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नया पाषाण युग। फिर इसका टाइम पीरियड जो है दिया गया है कि भाई कौन कौन सा जो है इनका टाइम पीरियड जो है रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिलियन ईयर एगो से 10,000 BCE जो है हमारी पेलियोलिथिक एज जो है हो जाएगी। और इस टाइम पे जो थे कच्चे पत्थर के जो औजार थे वो बनाए जाते थे, यानी कि रफ स्टोन टूल्स होते थे, और शिकार और भोजन एकत्रित करना जो था इनका मेन वो था। ठीक है, मतलब अपना पेट पालने के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे, और जो खाना है वो इकट्ठा करते थे। ओके, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो फायर है वो कब किस उस एज में डिस्कवर हुआ था? तो वो पूरा पाषाण युग में जो था डिस्कवर हुआ था। उसके बाद दूसरा जो है जीवन कैसा था? तो खाना बदोश था, यानी कि घुमंतु जीवन था इनका, एक जगह पे ये परमानेंट सेटल नहीं थे, घुमंतु थे, यानी कि नोमैडिक लाइफ जो है थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोमैडिक लाइफ। मेसोलिथिक में आप अगर देखेंगे तो अर्ध घुमंतु हो जाएंगे, और नियोलिथिक में जो है क्या आ जाएगी? वो एक जगह पे रहने लग गए थे, परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नोमैडिक लाइफ, सेमी नोमैडिक लाइफ। ठीक है, मेसोलिथिक। मेसोलिथिक को इसी कारण क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल फेज भी जो है बोला जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशनल फेज होता क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स जो है कई बार पूछ ली जाती हैं कि पेलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं, यानी कि इसका जो पता लगा है पूरा पाषाण युग का, ये जो साक्ष्य मिले वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर इसमें आपको याद रखने हैं भीमबेटका, हुसंगी और सोन वैली। भीमबेटका कहाँ पे? MP में, हुसंगी कर्नाटक में, और सोन वैली पंजाब में। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं कि ये जो है पेलियोलिथिक एज साइट है, यानी कि पूरा पाषाण युग की जो भी जगह है वो ये हो जाएंगी। ओके, उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज।
लगभग 10,000 बीसीई से 6,000 बीसीई का जो टाइम पीरियड है वो मध्य पाषाण काल का माना जाता है और इसी को जो है ट्रांजिशन फेज बोला जाता है, संक्रमण काल जो है इसको बोला जाता है। देखो ये डीएसएस भी पूछ चुकी है पहले ही ट्रांजिशन फेज का। तो ट्रांजिशन फेज का मतलब क्या होता है, इसमें जो है ना पेलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज दोनों के ही जो है वो हैं। ठीक है, क्यों कैसे हैं, जैसे देखो यहाँ पे नोमैडिक लाइफ थी, घुमंतु लाइफ थी, तो यहाँ पे अर्ध घुमंतु यानी कि घूम वो फिर भी रहे थे, जगह जगह पे जा रहे थे। और दूसरा तो जो चीजें थी वो थी इसमें जो है कुछ कुछ जो है जो एग्रीकल्चर है वो शुरू हो चुका था। ठीक है, इसीलिए जो इसको संक्रमण काल जो है बोला जाता है। बट अगर पूरे प्रॉपर तरीके से अगर एग्रीकल्चर का पूछा जाए तो वो नियोलिथिक एज आएगा, बट इसमें भी कुछ चीजें आ चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल फेज जो है बोला जाता है, संक्रमण काल जो है इसको बोला जाता है, संक्रमण चरण बोल लो। ठीक है, ओके। स्मॉल स्टोन टूल्स जो थे इसमें होते थे। माइक्रोलिथ क्या है, जो छोटे जो पत्थर के औजार थे वो इस एज में जो है मिलते थे। ओके, यहाँ पे देखो पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, बिगिनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, और सेमी नोमैडिक लाइफ थी, अर्ध खानाबदोश जो था जीवन था। उसके बाद जो साइट आपको याद रखनी है, बागोर राजस्थान है, आदमगढ़ एमपी है, ये आदमगढ़ है एमपी में, और लांगनज गुजरात, ये तीन जो है मीजोलिथिक साइट्स जो हैं हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप दोनों में देखो पढ़ लीजिए, इसको मैं छोटा सा थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है नवपाषाण युग यानी कि नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज लगभग 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो किस में चला जाएगा, नियोलिथिक एज में जो है आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ चुका था, एग्रीकल्चर आ चुका था और परमानेंट सेटलमेंट आ चुकी थी। स्टोन टूल, पॉलिश्ड स्टोन टूल आ चुके थे। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ पोटरी एंड वीविंग यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाना और बुनाई का जो आविष्कार था वो भी नियोलिथिक एज में हुआ था। अब नियोलिथिक एज में जो महत्वपूर्ण जो स्थल है वो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्ज होम कश्मीर में, कोल्ढेवा यूपी में, और चिरांद जो है बिहार में। ये देखो चारों जो है ना एग्जाम में आ चुके हैं, ये तीनों एग्जाम में आ चुके हैं। बागोर राजस्थान याद है मुझे कि जब मेरा पेपर हुआ था तब भी जो है ये आया था बागोर राजस्थान। ठीक है, और भीमबेटका, तो आई थिंक मीन्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना वो इसकी साइट से ही बनता है, चाहे एसएससी हो चाहे ये फिर डीएसएसबी हो, एस साइट से जो है क्वेश्चन पूछती है। फिर जैसे फायर का आविष्कार किस एज में हुआ, या फिर जो पशुपालन था वो कब शुरू हुआ, और तीसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो वो भी हम जो है देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्विक रिवीजन देख लीजिए कि किस में कौन सा हुआ। ये क्विक रिवीजन टेबल अगर आप देखेंगे तो देखो टूल्स की अगर मैं बात करूं, देखो रफ स्टोन जो थे किस लिए यूज किए जाते थे, हंटिंग के लिए। ठीक है, ओके वेट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ये देखो ये जो ये दिया गया ना इसमें आपको बस याद रखना है कि ये जो है ना यहाँ पे आएगी पेलियोलिथिक एज। वेट एक मिनट, ये पेलियोलिथिक एज है, ये मेसो है, और ये इसको बोलेंगे नियोलिथिक एज। उसमें बताया गया जैसे रफ स्टोन जो होते थे वो हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, मीज़ो में भी हंटिंग के लिए, और इसमें कैसे थे, माइक्रोलिथ थे। ठीक है, फूड जो हो जाएगा ये भी हंटिंग से ही किया जाता था, हंटिंग प्लस फिशिंग, और यहाँ पे सेटल हो चुके थे। लाइफ भी वही नोमैडिक, सेमी नोमैडिक और सेटल्ड थी। ठीक है, पोट्री जो थी पोट्री इसमें आई थी, नियोलिथिक एज में आई थी, तो वो एक पूरा वो जो है आपको दिया गया है। ठीक, उसके बाद की पॉइंट्स फॉर एग्जाम, जैसे भीमबेटका है, ये पेलियोलिथिक रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो पत्थर की जो पेंटिंग्स है, पत्थर पर जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो मिले थे। ओके, पेलियोलिथिक एज, फायर डिस्कवरी हुई थी। माइक्रोलिथ में मीजोलिथिक एज हो जाएगा, माइक्रोलिथ जो टूल्स थे ये भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड पोटरी नियोलिथिक एज में आ जाएगी। प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एंड जो है ये इन्वेंशन ऑफ राइटिंग से जो है एंड हुआ था। ओके, तो ये आप इसमें देख सकते हैं पूरा पाषाण युग हो जाएगा, और ये चीज़ें जो है इसमें दी गई हैं। ठीक, तो चलिए एक बार और जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो याद रखना है आपको, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड को अगर मैं देखूँ तो पूरा जो पूरा क्या बोलते हैं इसको, प्रागैतिहासिक काल को, पेलियोलिथिक पूरा पाषाण में है, मीजोलिथिक है और नियोलिथिक है। यहाँ पे देखो पेलियोलिथिक ओल्डेस्ट फेज माना जाता है। जीवन कैसा था, घुमंतु था यानी कि नोमैडिक था। ठीक है, जो औजार थे वो कैसे थे, रफ थे, अनपोलिश्ड थे। ठीक है, और फ्लेकिंग जो टेक्निक्स होते हैं उससे बनाए गए थे। अब इसमें जो कॉमन टूल्स जो कई बार यूज आते हैं वो है हैंड एक्से, चॉपर और फ्लेक्स। ये जो है किस में आ जाएंगे,
इसमें आ जाएंगे। ओके, दूसरा जो इसमें हुआ वो थी फायर की खोज, आग का आविष्कार जो था हुआ था इसमें, ठीक है। और यहाँ पे केव एंड रॉक पेंटिंग जो है आ जाएगी, क्योंकि भीमबेटका इसी में है, इसी साइड का है, ठीक है। यहाँ पे मेसोलिथिक में अगर मैं देखूँ तो वेरी स्मॉल जो थे क्या थे, औजार, मतलब बहुत छोटे औजार होते थे। और इसको ट्रांजिशनल फेज बोला जाता है, क्योंकि पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का काल है, ठीक है। इसमें जो है दोनों ही जो काल है उनके फीचर्स जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। इसलिए पशुपालन की शुरुआत हुई थी, ये याद रखना है। सेमी नोमैडिक, अर्ध घुमंतु जीवन था। नोमैडिक में परमानेंट सेटलमेंट हो चुकी थी। न्यू स्टोन एज बोला जाता है, कृषि की शुरुआत हुई थी। ह्यूमन यहाँ पे जो है फूड प्रोड्यूसर बन चुका था। ह्यूमन क्या बन चुका था, फूड प्रोड्यूसर जो है बन चुका था, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं। ओके, फिर एक और मैंने जो है एक टेबल ऐड की है, इसमें देखो आप, पेलियोलिथिक एज जो है ओल्ड स्टोन एज है, मिडिल स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज हो जाएगी। नेचर ऑफ लाइफ नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, सेटल्ड लाइफ। मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, अर्ली डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। टूल्स अगर देखेंगे तो रफ, अनपोलिश्ड और स्टोन टूल्स, जो मैंने अभी ऊपर बताया वही है, माइक्रोलिथ, स्मॉल, शार्प टूल, पोलिश्ड स्टोन टूल्स। टूल टेक्निक स्टोन फ्लेकिंग, कंपोजिट टूल्स फिक्स्ड ऑन वुड एंड बोन, और यहाँ पे ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है। फायर डिस्कवर्ड एंड वाइडली यूज्ड, कंटिन्यूड यूज्ड, और परमानेंट हाउस एंड विलेज आ चुके थे। हाउसिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो रहने की जगह होती थी वो केव्स एंड रॉक शेल्टर्स होते थे, यहाँ पे टेम्परेरी हट, और यहाँ पे परमानेंट हाउस और विलेज आ चुका था। फूड प्रोडक्शन देखेंगे, कोई फूड प्रोड्यूस नहीं करते थे, ठीक है, मतलब फूड प्रोड्यूसर्स नहीं थे, शिकार करके जो है वो खाना वो करते थे। नो फुल एग्रीकल्चर, मैंने बोला था ना कि एग्रीकल्चर कुछ आ चुका था, इसीलिए जो है ये ट्रांजिशनल फेज है, और यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। एनिमल डोमेस्टिकेशन नॉट प्रैक्टिस्ड, यहाँ पे बिगिनिंग, सबसे पहला जो पालतू पशु बनाया गया वो कौन था, कुत्ता था, और फुल्ली डेवलप्ड जो है यहाँ पे आ चुका था एनिमल डोमेस्टिकेशन। पोट्री एब्सेंट थी, यहाँ पे रेयर या एब्सेंट ही बोल सकते हैं, और प्रेजेंट यानी कि पोट्री अगर पूछा जाता है तो मेनली यहीं पर जो है आ जाएगा। क्लोथिंग एनिमल स्किन्स, यहाँ पे वुमेन क्लॉथ्स, ठीक है, यानी कपास से बने जो कपड़े होते थे आई थिंक। सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपल एंड इगैलियरेशन, और ट्रांजिशनल मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वही इसमें दिए गए हैं। सरल एंड समतावादी, संक्रमणकालीन, अधिक जटिल और व्यवस्थित, ठीक है। तो ये आप हिंदी में जो है ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज मीन्ड बाय प्री हिस्टोरिक एज। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्री हिस्टोरिक एज है क्या। तो पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जो लेखन के आविष्कार से पहले का काल है उसको बोला जाता है प्री हिस्टोरिक एज। विच इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्री हिस्टोरिक एज, के मेन सोर्स क्या है, तो वो आर्कियोलॉजिकल है, क्योंकि लिटरेरी सोर्स तो अवेलेबल ही नहीं थे, ठीक है। फिर पेलियोलिथिक एज से पूछा गया, विच एज इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज कौन सी है, पूरा पाषाण युग, यानी कि पेलियोलिथिक एज को बोला जाता है। मेन ऑक्यूपेशन अगर पूछा जाए पेलियोलिथिक मैन का, तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग था, जो हमने पढ़ा भी था। तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम किस किस में पूछे गए हैं ये। ओके, विच टूल यूज्ड इन पेलियोलिथिक एज, कौन से टूल यूज किए जाते थे, तो हैंड एक्से और चॉपर जो है यूज किए जाते थे। किसमें, पेलियोलिथिक, मैंने बताया था आपको, ठीक है, हैंड एक्से और चॉपर। डिस्कवरी ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद विच एज, तो ये भी पेलियोलिथिक में हो जाएगी, पूरा पाषाण युग में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोलिथ, जो छोटे औजार होते थे, सूक्ष्म पाषाण औजार, तो ये मीजोलिथिक एज से रिलेटेड हो जाएंगे, मध्य पाषाण से। विच न्यू प्रैक्टिस बिगिन ड्यूरिंग द मीजोलिथिक, कौन सी प्रैक्टिस शुरू की गई थी, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ओके, सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ सेम ही है। चलिए अगला देखिए, विच एज एक्ट एज ए ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। देखो डीएसएसबी में पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सी एज है जो एक्ट करती है ट्रांजिशनल, मतलब एक्ट एज ए ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, तो वो है मीजोलिथिक, मध्य पाषाण युग, ठीक है। उसके बाद नियोलिथिक एज, जिसको न्यू स्टोन एज बोला जाता है। ओके, तो विच एज नोन एज न्यू स्टोन एज, तो नियोलिथिक एज हो जाएगा। एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन विच एज, तो नियोलिथिक एज हो जाएगा। पोलिश्ड स्टोन टूल बिलोंग टू विच एज, तो ये भी नियोलिथिक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो रफ थे फर्स्ट में और सेकंड में, रफ, और वहां पे वो आगे थे, सूक्ष्म औजार आगे थे। पोट्री की अगर बात की जाए, मृद भांड की अगर पूछी जाए किस युग में हुआ, तो नियोलिथिक में हुआ, ये भी डीएसएसबी में आ चुका है, देख सकते हैं आप। परमानेंट सेटलमेंट बिगिन पूछा जाए तो ये भी नवपाषाण युग में हुई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भीमबेटका किसके लिए फेमस है, तो ये जो है रॉक पेंटिंग्स के लिए है। अब ये पूछा जाए भीमबेटका जो है कहाँ पे, तो एमपी में है, ठीक है। और कौन सी साइट है, ये पेलियोलिथिक साइट है ना, पूरा पाषाण युग की है ना, ठीक है, तो पेलियोलिथिक साइट है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मेनली डेपिक्ट, क्या दर्शाया गया उसमें, तो हंटिंग सीन्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यानी कि जो शिकार कर रहे हैं वो दृश्य जो है उन पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं, ठीक। ये भी जो दोनों क्वेश्चंस है पूछे गए हैं डीएसएसबी में,
एक क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आता है ब्यूरियल एंड लाइफस्टाइल। एविडेंस ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिस इज फाउंड इन विच एज। ओके, ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ये याद रखना है कि जो दफनाने की प्रथा थी ना वो मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज में मिलती है, ठीक है, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग में, ठीक है, ये भी डीएसएसबी में पूछा गया है। उसके बाद है विच एज मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन। कौन सी जो है ट्रांजिशन जहाँ पे हम जो है फूड गैदरिंग से कहाँ पे जा रहे हैं, फूड प्रोडक्शन पे। यहाँ पे आप ट्रांजिशन देख के आपको मीजो नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम फूड प्रोडक्शन पे पहुंच चुके हैं, और फूड प्रोडक्शन किस में आता है, नियोलिथिक एज में आता है, नवपाषाण युग में आता है, ठीक है। भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की परिवर्तन किस युग में हुआ, ठीक। तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो फर्स्ट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदी में क्या बोला जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो सबसे विश्व की जो सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक जो है मानी जाती है, कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली पॉइंट आपको याद रखना है, ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 2600 से लेकर 1900 बीसीई के बीच जो है ये विकसित हुई थी, और किस रिवर पे हुई थी, तो इंडस रिवर पर, सिंधु नदी तंत्र पर जो है ये विकसित हुई थी। ओके, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, क्योंकि जो पहला स्थल जो यहाँ पे मिला था वो हड़प्पा ही मिला था, तो ये भी आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी जो है कहा जाता है। और कहाँ कहाँ पे ये एरिया कवर करती है, तो जो प्रेजेंट डे है पाकिस्तान का वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, ठीक है, और अफगानिस्तान, मतलब ये अगर इसमें देखेंगे हम तो ये वाला देखो इंडिया का ये वाला एरिया, मीन्स कुछ भाग इसमें अगर आप देखेंगे हड़प्पा वगैरह ये इधर फिर जो पाकिस्तान है उसमें चला जाता है, कुछ एरिया अफगानिस्तान में चला जाता है, और नॉर्थ वेस्ट लाइक राजस्थान गुजरात इस वाले एरिया में जो है फिर ये आ जाती है, हरियाणा हो गया, ठीक, नॉर्थ वेस्ट में जो है फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको ये पॉइंट जो है याद रखने हैं, तीन की पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे फैली हुई थी। तो ये बता दिया गया है, जो टाइम एंड एक्सटेंट है वो है 2500 बीसीई से लेकर 1750। देखो ये टाइम पीरियड आपको अलग अलग जो है देखने को मिलेगा, लेकिन वही थोड़ा बहुत होगा, कहीं पे 2600 से 1950 मिल जाएगा, कहीं पे 2500 से वो मिल जाएगा। टाइम पीरियड से वैसे भी बहुत कम आता है, अदरवाइज आप उसके अकॉर्डिंग बता भी सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है, वही 100-200 साल का जो है फ़र्क आपको देखेगा। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये बता दिया ना, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में, कि यहाँ पे जो है ये फैली हुई थी। उसके बाद मेन करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। यहाँ पे जो था ग्रिड पैटर्न शहर सिटी लेआउट था, यानी कि जो शहर थे वो किस में थे, ग्रिड प्रणाली, पूछा जाता है ना ग्रिड प्रणाली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रिड प्रणाली के शहर जो थे वो किस में थे, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के है। ओके, जो निकासी होती थी, जल निकासी, ये भी कैसी थी, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ पे जो ना पक्की ईंटों के मकान जो थे बने हुए थे, ठीक है। सील्स पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी कि मोहरे जो थी ना वो चित्र बने होते थे उनकी मोहरों पर, चित्रलिपि अगर आप देखेंगे ना तो मोहरे जो होती थी ना उन पे चित्र बने होते थे। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर था। मिस्टीरियस डिक्लाइन अराउंड 1750 बीसीई, 1750 के बाद जो है ना ये रहस्यमय तरीके से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हो गया। फिर उसके अलग अलग रीजन जो है माने जाते कि भाई इस वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हुआ था। जैसे अगर आप पतनों में अगर देखेंगे, कोई कहता है कि बाढ़ के कारण जो था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, कोई जलवायु परिवर्तन के कारण मानता है, घग्गर नदी का सूखना भी जो है एक इसका रीजन माना जाता है। ओके, तो मीन्स कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि किस वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो उसका पतन जो था हो गया था। तो ये मैंने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी हैं इसकी, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं कि मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हड़प्पा, ग्रेनरीज पूछा जाता है, अन्न भंडार जो थे ये कहाँ पे मिले थे, ठीक है। तो हड़प्पा आपको याद रखना है। ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार आपसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो। ये देखो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। जल भंडार जो थे ये धोलावीरा से। डॉकयार्ड लोथल हो जाएगा। और जोते हुए खेत या अग्निवेदी, ये इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे, ठीक है। ये साक्ष्य हैं
कि कहाँ से क्या मिला था। अन्न भंडार बार बार पूछा जाता है तो हड़प्पा हो जाएगा। महान स्नानागार ग्रेट बाथ ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। वाटर रिजर्वियर में पूछा जाए जल भंडार, या डॉकयार्ड पूछा जाए, ठीक है, लोथल हो जाएगा। ठीक, प्लग्ड फील्ड जोते हुए खेत के साक्ष्य पूछे जाए तो कालीबंगा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है राजनीतिक और धार्मिक जीवन। ओके, लाइकली गवर्नड बाय ए प्रिस्ट और किंग, किंग के द्वारा जो था गवर्न किया जाता था उस टाइम पे। नो टेम्पल्स, लार्ज स्ट्रक्चर नहीं होते थे, कोई टेम्पल नहीं होता था, बड़ी संरचनाएं जो है उस टाइम पे नहीं मिलती थी। पशुपति के सिंबल, अब ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो किस देवता को जो है पूजा जाता था, तो पशुपति आद्य शिव के प्रतीक जो वहाँ से मिलते हैं। और साथ में सेक्रेड बुल, यूनिकॉर्न, पवित्र बुल बैल जो है यूनिकॉर्न के साथ वो भी जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ओके, चलिए उसके बाद देखेंगे हम इसका इकोनॉमिक जो लाइफ थी वो कैसी थी। इकोनॉमिक लाइफ, एग्रीकल्चर, व्हीट, बार्ले, कॉटन ये सब जो है आ चुके थे उस वक्त। गेहूं जो कपास जो था वो आ चुका था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आ चुका था, कैटल, बुफेलो, एक्स। इसके अलावा क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री, ज्वेलरी, कुम्हार, आभूषण, ये सब जो है उद्योग जो थे आ चुके थे। तो इकोनॉमिक लाइफ जो है इसमें ये सब जो है आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ से ना कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जो है वो प्रणाली यूज की जाती थी। तो बार्टर सिस्टम जो था यहाँ पे होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी इस टाइम पे थी। साथ में जो है किससे व्यापार किया जाता था, तो मेसोपोटामिया से जो है यहाँ पे व्यापार होता था सिंधु घाटी इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, मेसोपोटामिया ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद है आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड कल्चर कह लो, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लो। यहाँ पे जो है देखो स्टोन और ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाए जाने लगे। जो डांसिंग गर्ल, नृत्यांगना की जो मूर्ति मिली थी ना वो भी यहीं से मिली थी। और पुरोहित राजा की, प्रिस्ट किंग की जो मूर्ति है ना वो भी यहीं से जो है मिली थी। ठीक है, तो ये देखो पूछा जाता है, जो पूछा जाता है ना इसमें, ये है ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल। कैसा था, पहले तो कांस्य की मूर्ति मिली थी नृत्यांगना की, डांसिंग गर्ल की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेड ऑफ सील्स, सील मिली थी, सील। ठीक है, जो किसकी बनी होती थी, स्टेटाइट की बनी होती थी, जिसपे एनिमल्स, यूनिकॉर्न वगैरह जो थे, इंस्क्रिप्शन वगैरह जो थे ये थे। यहाँ पे आप देखेंगे ना ये कुछ इस तरीके का। और पोट्री यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है वो प्राप्त हुए थे। टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई थी। और प्रिस्ट और किंग की मूर्ति पूछा जाए तो वो भी यहीं से जो है आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। जो ग्रेट बात है मोहनजोदड़ो से मिला था। डॉकयार्ड जो है, गोदी खाना किसको बोला जाता है, लोथल को बोला जाता है। धोलावीरा से ये हो जाएगा। और बेक्ड ब्रिक्स या पकी हुई ईंटों से बने किस उसमें, इंडस सिटीज में जो थे मिले थे। ये तो ये बताया गया है, वही चीजें जो है इसमें दी गई है। ओके, अब देखो ये है, ये जो ताम्र पाषाण युग है वो अलग है। और ये इधर हमारे ये सिंधु घाटी सभ्यता अलग है। तो डू नॉट कंफ्यूज विथ चैल्कोलिथिक कल्चर, कॉपर एज। ठीक है, आहार बनास संस्कृति, तांबे के युग से जो है वो ना करें। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट थी। अराउंड 400 साइंस जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं, डॉकयार्ड लोथल से, वाटर धोलावीरा से, बेक ब्रिक्स इंडस सिटीज थे, वही कॉपर ब्रोंज गोल्ड इंडस क्राफ्ट से। अविभाजित लिपि अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट जो है ये सिंधु घाटी से प्राप्त हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पे है। चलिए देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता। ओके, एक चीज़ और इसमें मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ना ब्यूरियल प्रैक्टिस थी। यहाँ पर भी क्या थी, ब्यूरियल प्रैक्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, दफन प्रथा। ओके, अब 3 तरीके से थी ये दफन प्रथा। कई बार जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये मैं बता देती हूँ। एक थी कंप्लीट ब्यूरियल, यानी कि पूरी तरीके से जो है दफन कर देना। ठीक है, पूर्ण रूप से दफन करना। दूसरी थी फ्रैक्शनल ब्यूरियल, ठीक, आंशिक दफन। और तीसरी जो थी वो थी सिंबॉलिक ब्यूरियल, मीन्स प्रतीकात्मक दफन। इसका मतलब क्या, कंप्लीट ब्यूरियल का मतलब है पूरी तरीके से जो है क्या कर देना, दफन कर देना। जो मृत शरीर है उसको पूरी तरीके से जो था जमीन में दफना दिया जाता था। और जो शरीर है, जो भी बॉडी होती थी, उसको बिल्कुल सीधी जो अवस्था है ना उसमें रखा जाता था। फ्रैक्शनल ब्यूरियल में क्या हुआ, आंशिक दफन में क्या हो गया था, पहले जो शव होता था उसको खुला छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ हड्डी बच जाती थी उसको दफनाया जाता था।
ठीक है, ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता में हो रहे थे। और तीसरा आता है सिंबॉलिक का। सिंबॉलिक का मतलब है बिना बॉडी के दफनाना, ठीक है, शव के बिना दफन करना। अब शव के बिना दफन करना यानी कि उस कब्र में क्या रखा जाता था, जो मृद भांड होते थे ना, मृद भांड लाइक पोटरी, ऑर्नामेंट्स, डेली यूज के जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, वो सब जो थे उसके अंदर रख लिए जाते थे। तो ये 3 तरीके से जो है दफन प्रथा होती थी, क्योंकि फिर अलग अलग जगह से वो जो है मिले हैं साक्ष्य, जहाँ पे जो है जहाँ पे कब्रों में जो है ये सारी चीजें भी जो है मिली हैं, पोटरी, ऑर्नामेंट वगैरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ब्यूरियल प्रथा, ठीक, ये मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज, तो ये ब्रॉन्ज एज जो है हो जाएगी, कांस्य युग जो है आ जाएगा। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921, तो दयाराम साहनी हो जाएगा। हड़प्पा की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इंडस रिवर, सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो वो लोथल हो जाएगा। बार बार हम एक चीज पढ़ रहे थे लोथल में, डॉकयार्ड या पतन बंदरगाह पूछी जाती है ना, तो वो भी यही हो जाएगी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो शोरतुगई है। रोपड़ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये सतलुज नदी पर स्थित है रोपड़, ठीक है। टाउन प्लानिंग अगर देखें तो व्हाट वाज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ हड़प्पा सिटीज, सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे का। ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट विच साइट? तो मोहनजोदड़ो। हाउसेज इन इंडस वैली सिटीज वर मेनली बिल्ट ऑफ, किसके बने होते थे? पक्की ईंटों के मकान जो थे बने होते थे। द हड़प्पा वर द फर्स्ट टू कल्टिवेट विच क्रॉप, कौन सी फसल की खेती करते थे? तो कपास की। विच इंडस वैली साइट हैड ए डॉकयार्ड, तो लोथल में। ट्रेड ऑफ द इंडस वैली पीपल वॉज मेनली कैरिड आउट थ्रू, किस माध्यम से किया जाता था? तो सील्स और बार्टर सिस्टम होता था। विच मेटल वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली, तो लोहा, आयरन जो है वो ज्ञात नहीं थी। इंडस वैली पीपल मेनली यूज्ड टूल मेड ऑफ, किस धातु के औजार बने होते थे? तो कांसे के बने होते थे। विच एनिमल इज कॉमनली डिपिक्टेड ऑन हड़प्पा सेल्स, तो यूनिकॉर्न बना होता था, जो हमने ऊपर पढ़ा था। विच टाइप ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिस वॉज फॉलोड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो एक्सटेंडेड ब्यूरियल, विस्तारित दफन जो है आ जाएगा, ये डीएसएसबी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए हैं किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। चलिए देखिए आगे। आगे देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान, पंजाब में है। किस नदी पर है? ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो रावी रिवर पर जो है ये स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ग्रीनरी एंड सील्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, इंडस रिवर पर है। ग्रेट बाथ और डांसिंग गर्ल जो थे यहाँ से प्राप्त हुए थे। लोथल जो है गुजरात इंडिया में है, साबरमती रिवर पर है। डॉकयार्ड एंड बीड्स हो जाएगा, मन के जो हुए थे, मन के, ठीक है। काली बंगा है ये उत्तर प्रदेश इंडिया में, यमुना रिवर, टेराकोटा और फिग्राइंस। उसके बाद है राखी गढ़ी हरियाणा इंडिया में है, सरस्वती रिवर पे। तो ब्यूरियल साइट्स एंड ज्वेलरी जो थे यहाँ से मिले थे। और शोरतुगुई अफगानिस्तान में है, अमू दरिया रिवर पर, ठीक है। आइवरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना कि किस रिवर पे जो है कौन सा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, ठीक। चलिए ये हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को जो है थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि भाई वैदिक सभ्यता जो है क्या रही है, क्या है क्या नहीं है। देखो वैदिक काल जो है ये 1500 से लेकर 500 BCE का जो टाइम पीरियड है ये वैदिक काल का माना जाता है, ठीक है। और इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। और इसका जो नाम है वो वेदों के नाम पर पड़ा है, क्योंकि जो वेदों की रचना हुई थी वो वैदिक काल में ही जो है मानी जाती है, ठीक है। अब वैदिक काल को 2 भागों में हम बांट रहे हैं, वो है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है वो क्या है, वो है कौन सा, लेटर वैदिक पीरियड। हिंदी में क्या बोलेंगे, ये है पूर्व वैदिक काल, इसी को ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है, और ये है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसमें जो है ना देखो, पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसको इसलिए ऋग्वैदिक काल जो है इसको बोला जाता है। और उत्तर वैदिक काल में जो बाकी के जो वेद बच गए, उपनिषद बच गए, उनकी रचना जो थी इस काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको
बता दिया मैंने मेन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम, देखो टाइम एंड लोकेशन अगर हम देखेंगे तो 1500 BCE से लेकर 600 BCE, वही बोला मैंने टाइम पीरियड 500 600 ऐसे 100 200 का फर्क आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 1500 BCE से 500 BCE मिले तो वो भी ठीक है, अगर 500 नहीं है 600 दिया गया है तो वो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो माना जाता है क्या, माइग्रेशन ऑफ इंडो आर्यंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मध्य एशिया से जो थे इंडो आर्य जो थे यहाँ पे आके बसे थे। लोकेशन जो मानी जाती है इसकी वो सप्त सिंधु रीजन माना जाता है। सप्त सिंधु जो है लैंड ऑफ 7 रिवर्स है बिटवीन इंडस रिवर्स, सरस्वती और घग्गर रिवर, इनके बीच का जो देखो इंडस सरस्वती इनके बीच का जो एरिया है वो जो है 7 नदियों की भूमि जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को। ठीक, चलिए सोर्सेज अगर हम देखें तो ऋग्वेद है सबसे पुराना, फिर उसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है ये संस्कृत में संकलित है, कंपोज्ड इन संस्कृत। डिवीजन अगर अब आप देखेंगे तो ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, अर्ली है और लेटर है। अर्ली को ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऋग्वेद की वो हुई थी। लेटर अगर आप देखेंगे तो लेटर में जो बाकी के सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास हैं, उपनिषद है, वो सारे जो थे लेटर वैदिक पीरियड में जो थे आए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1500 से 1000 BC का जो टाइम होगा वो अर्ली में चला जाएगा, और 1000 से 600 या 500 BC का टाइम जो है लेटर वैदिक पीरियड में चला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, टाइम पीरियड अगर पूछा जाता है तो। ठीक, तो बता दिया है मैंने, सिर्फ याद रखो ऋग्वेदिक काल जो था ये प्रारंभिक में आया था, और बाकी के सारे जो थे ये लेटर वैदिक पीरियड में आए थे, उत्तर वैदिक काल में जो थे आए थे। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जानें कि उत्तर में क्या था और उसमें क्या था, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसको फिर पढ़ेंगे हम। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड की, और बाद में हम बात कर रहे हैं लेटर की, लेटर वैदिक पीरियड की। अर्ली वही 1500 से, ये आपको जो याद रखना है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम था वो अर्ली वैदिक पीरियड का था, प्रारंभिक वैदिक काल कह लो या पूर्व वैदिक काल कह लो। ठीक है, ओके। यहाँ पे सिर्फ ऋग्वेद कंपोज्ड हुआ था, ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेदा जो था कंपोज्ड हुआ था। इकोनॉमी कैसी थी, कैटल बेस्ड थी, यानी कि पशुपालन पर जो थे आधारित थी। छोटे और बिखरे हुए गांव थे यहाँ पे, मतलब स्मॉल विलेजेस जो थे, स्मॉल एंड स्कैटर्ड विलेज, यानी कि बिखरे हुए मीन्स ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एक साथ थे, अलग अलग जगह पे जो थे गांव में जो घर आपको देखने को मिलते थे, मीन्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे देखने को मिलते थे, एक साथ नहीं थे। ठीक है, तो वो चीज़ जो है इसमें हो जाएगी। ओके, यहाँ पे कई बार ना पूछा जाता है कि जो समाज था ना वो कैसा था, तो वो हो जाएगा पेट्रियाकल, पितृसत्तात्मक जो था समाज था अर्ली वैदिक पीरियड में। सोसाइटी कैसी थी, तो जनजातीय थी, ट्राइबल थी। अगर सोसाइटी पूछा जाए तो कैसी थी, जनजातीय थी। ठीक है, उसके अलावा कई बार ये पूछा जाता है कि पूजा किसकी की जाती थी। ठीक है, नेचर को वर्शिप किया जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक देवताएं हैं उनकी पूजा की जाती है, जैसे इंद्र की देवता की जो इंद्र देवता है उसकी पूजा की जाती थी, अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। मीन्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि नेचर को जो है वर्शिप किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो जो चीफ होता था, जो मतलब सबको संभालता था, उसको क्या बोला जाता था, राजा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, राजा बोला जाता था। अब बात करते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड की, तो 1000 से लेकर 500 मान लो या 600 मान लो, 600 BC का जो टाइम है वो लेटर वैदिक पीरियड का है, उत्तर वैदिक काल का है। ठीक है, इसको पोस्ट ऋग्वैदिक या उपनिषदिक पीरियड भी जो है बोला जाता है, और सभी जो बाकी वेद जो बचे उन सब की जो मीन्स वो जो रचना हुई वो इस काल में हुई थी। ठीक है, तो इसको कंपोजिशन ऑफ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है इसमें हुई थी। ओके, अब यहाँ पे जो इकोनॉमी थी, यहाँ पे पशुपालन बेस्ड था, और यहाँ पे जो इकोनॉमी आई वो कैसी आ गई थी, एग्रीकल्चर बेस्ड आ गई थी, कृषि आधारित जो थी लेटर वैदिक पीरियड में आ गई थी। अब यहाँ पे जो गांव होते थे ना वो बहुत बड़े होते थे, लार्ज विलेजेस होते थे, लार्जर विलेजेस थे, बड़े गांव थे। सोसाइटी क्या थी, यहाँ पे वर्ण सिस्टम जो था आ चुका था। अब कई बार पूछा जाता है वर्ण सिस्टम जो था, वर्ण व्यवस्था वो किस उसमें आई थी, तो ये आपको याद रखना है कि भाई वैदिक में तो थी, बट ये भी तो याद रखो वो अर्ली में थी या लेटर में थी। तो लेटर में जो था वर्ण व्यवस्था जो थी आई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नेंस होती थी वो मोनार्कियल थी, राजतांत्रिक जो शासन था वो था। जो जनपद वगैरह थे, राइज ऑफ किंगडम्स, जनपद का वो जो था उदय लेटर वैदिक पीरियड में हो चुका था। ठीक है, और रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो वही यहाँ पे रिचुअल्स होते थे, सैक्रिफाइस, उपनिषदिक जो फिलोसफी थी ना वो उस टाइम पे यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देख लो, ये रहा। ये इसमें अलग अलग दिया गया, देखो ट्राइबल सोसाइटी है लेड बाय राजन या चीफ। 3 मेजर डिवीजन थे ब्राह्मणाज में, बाली,
बग्गा एंड वैदिक एज। बाली जो ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देते थे, भागा जो उत्पादन में हिस्सा लेते थे, ये नाम याद रखना है, बाली, भागा और वैदिक की। और कैटल वेल्थ ये वैदिक एज में जो है आ जाएगी। मेन गॉड्स अगर हम देखें तो वही इंद्र और अग्नि हो जाएंगे, वरुण हो जाएंगे, प्रजा इंद्र अग्नि अगर आप देखेंगे तो ये हमने इसमें पढ़े थे प्रारंभिक में। वरुण प्रजापति उत्तर वैदिक काल में हो जाएंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ किया जाता था, सोम अनुष्ठान होता था, सोम रिचुअल ड्रिंक, ओके, जो सोम का रस पिया जाता है वो ये भी होता था। नो टेम्पल वर्शिप, कोई मंदिर पूजा जो थी इसमें नहीं होती थी। ठीक है। इमरजेंस ऑफ वर्णा सिस्टम, वर्ण व्यवस्था का जो है उद्भव हो चुका था। और वर्ण व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो 4 तरीके से ये बटी होती है ना, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं और शूद्र होते हैं। ठीक है। जो पुजारी होते हैं, पृष्ठ होते हैं, वो ब्राह्मण में आ जाएंगे। जो वॉरियर्स हैं, जो मीन्स लड़ाई करते थे, सैनिक जो हो जाएंगे वो क्षत्रिय में आ जाएंगे। मर्चेंट्स जो है ये वैश्य में आ जाएंगे। और जो सर्वेंट होते थे, नौकर होते थे, वो शूद्र में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्ण सिस्टम जो था। वैदिक सिविलाइजेशन जो है एंड विद हो जाता है महाजनपद इराज, जो मैंने बताया महाजनपद का उदय जो होता था। और जैसे ही महाजनपदों का विदय हो जाता है तो वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, सप्त सिंधु है अर्ली ऋग वैदिक पीरियड में। की टेक्स्ट वेदा, ब्रह्मणा, उपनिषद वो यहाँ से मिलते हैं। ओके। इसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में दानपद जो किंगडम्स है वो हो जाएगा। ऋग्वेदा अर्ली वैदिक में, अदर वेदास लेटर में चले जाएंगे। वर्ण सिस्टम जो है ये लेटर वैदिक पीरियड में चला जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ आगे आपके हो गए हैं। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के। देखो, वैदिक सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस, कितने फेजेस में जो है ये बटी हुई थी। तो 2 फेजेस में थी जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। ये एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद आया था तो ऋग्वेद हो जाएगा। वैदिक एज इज एसोसिएटेड विद विच ग्रुप ऑफ पीपल, तो वैदिक एज में कौन थे, आर्यंस आए थे जो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। उसके बाद है ऋग्वेदिक पीपल मेनली डिपेंड ऑन, तो पेस्टोरल इकोनॉमी, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी, बताया था मैंने आपको। विच रिवर इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख है वो है इंडस रिवर, सिंधु नदी। ये डीएसएसबी में पूछा गया है। द पॉलिटिकल यूनिट जन बिलोंग टू विच पीरियड, जन राजनीतिक इकाई ये अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेटेड हो जाएगी। हु वॉज द हेड ऑफ द फैमिली इन ऋग्वेदिक सोसाइटी, तो गृहपति, परिवार का जो मुखिया होता था ना ऋग्वेदिक परिवार में, उसको बोला जाता था गृहपति। ठीक है। विच मेटल केम इनटू यूज इन द लेटर वैदिक पीरियड, तो लोहा जो था ये उत्तर वैदिक काल में आ गया था। वर्ण व्यवस्था किस काल में कठोर हो गई, तो लेटर वैदिक पीरियड में। विच असेंबली लोस्ट इंपॉर्टेंस इन लेटर वैदिक पीरियड, तो सभा एंड समिति, कौन सी सभा उसका महत्व कम हो गया था, तो सभा और समिति का महत्व कम हो गया था। ओके। विच क्रॉप बिकेम इंपॉर्टेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड, तो राइस कौन सी महत्वपूर्ण हो गई थी। द सिस्टम ऑफ बलि रेफर्स टू, तो वॉलेंट्री ऑफरिंग या टैक्स, बलि प्रणाली, इससे जो है हो जाएगी। हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, तो इंद्र हो जाएगा। विच गॉड वॉज एसोसिएटेड विद फायर, तो अग्नि हो जाएगा। उपनिषद मेनली डील विद फिलोसफी एंड नॉलेज ऑफ सोल, दर्शन और आत्मज्ञान से संबंधित है। पोजिशन ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक पीरियड वॉज रिस्पेक्टेबल, जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी हो गई थी अर्ली वैदिक, उत्तर वैदिक काल में। वहां पे पितृ सत्तात्मक था, यहाँ पे मातृ सत्तात्मक आ जाता है, तो रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। विच प्रैक्टिस इंक्रीज्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, तो चाइल्ड मैरिज, कौन सी प्रथा बढ़ी थी, तो वो हो जाएगी बाल विवाह। ठीक है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक। अब मैं और बता देती हूँ आपको, देखो इसमें जो हुए वैदिक लिटरेचर एक तो आपको याद रखने हैं, तीनों ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इकोनॉमी कैसी थी, तो पेस्टोरल थी, और पेस्टोरल से कहाँ चली गई फिर एग्रीकल्चर में। सेटलमेंट स्मॉल विलेज होते थे पहले, फिर लार्ज आ जाएंगे, यानी कि ये उसमें हो जाएंगे पूर्व वैदिक काल में, और फिर उत्तर में लार्ज आ जाएंगे। सोसाइटी पहले ट्राइबल थी, अगर मैं प्री हिस्टोरिक में देखूं, फिर क्या आ गया था, वर्णा सिस्टम आ चुका था। ठीक है। उसके बाद रिलीजन, पहले नेचर को वर्शिप किया जाता था, फिर रिचुअल एंड फिलोसफी आइडियाज आ गए। पॉलिटिकल चीफ अगर देखें तो पहले ट्राइबल चीफ होता था और फिर मोनार्की आ जाएगा। ठीक। तो ये जो है लेटर और अर्ली वैदिक पीरियड का आपको याद रखना है, ये अर्ली में हो जाएगा, ये लेटर में हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ओके, जैन धर्म से पहले हम बुद्ध धर्म को पढ़ते हैं, उसके बाद जैन धर्म पे जाएंगे। चलिए बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं पहले। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ओके। बौद्ध धर्म आप सभी को पता है किसने फाउंड किया था, तो सिद्धार्थ गौतम हो जाएंगे। 6 से 5th BCE तक, मतलब 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्टार्ट थी। कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, तो मगध में ओरिजिनेट हुई थी, मॉडर्न बिहार में, इंडिया में। ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। और इनका जो जन्म माना जाता है वो लुम्बिनी में माना जाता है, नेपाल की लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में इनका जन्म हुआ। और 29 की एज में इन्होंने जो था घर छोड़ा था, ये भी आप सभी को पता होगा। बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। धर्म की शिक्षा इन्होंने कितने सालों तक दी, तो 45 सालों तक दी थी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये देखो लाइफ अगर हम देखें गौतम बुद्धा की, वो 563 ईस्वी से 483 BCE जो है मानी जाती है कि 563 में जो है इनका जन्म होता है, 483 BCE में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। बोर्न इन लुम्बिनी नेपाल एज प्रिंस ऑफ साक्यगण। ठीक है, साक्य जो गण है यानी साक्य वंश में इनका जन्म हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है ना आता है। सबसे पहले तो आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कब जन्म हुआ कब मृत्यु, क्योंकि पूछी जाती है। फिर किस उसमें हुआ था, तो साक्य वंश में हुआ था और लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, फिर ये पूछा जाता है कि इन्होंने जो घर है ना वो कब छोड़ा था, तो 29 की जो एज है ना उसमें जो था इन्होंने घर छोड़ा था। देखिए अब इसने जो है 29 की एज में, अब ये पूछा जा सकता है कि किन चीज़ों को, कितनी दृश्यों को देखकर जो था इन्होंने अपना घर जो है छोड़ा था। तो 4 साइट, 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से देखे थे ये भी पता होना चाहिए। तो पहला है ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी, सिक मैन बीमार व्यक्ति, डेड बॉडी, एंड एक तपस्वी को जो था इन्होंने देखा था। और उसके बाद जो था इन्होंने जो है अपना घर जो था छोड़ा था। तो याद रखना है जन्म लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम भी कई बार आपसे पूछा जाता है, तो शुद्धोदन जो है इसके पिता का नाम था। 29 वर्ष में गृह त्याग किया। ज्ञान प्राप्ति जो थी इन्हें निर्वाण, अटेंड निर्वाणा एट बोध गया अंडर द बोधि ट्री। बोध गया में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो थी हुई थी। ठीक है, गेव फर्स्ट sermon यानी कि जो पहला उपदेश था ना वो कहाँ पे दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। और इसी जो इन्होंने उपदेश दिया, इस घटना को क्या नाम दे दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन जो था इसको नाम दिया गया था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन अगर पूछा जाता है तो इनका जो पहला ज्ञान था वो सारनाथ में हुआ था। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में। और जो महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण मीन्स जो भी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण कहाँ जाएगा, कुशीनगर में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इसके देखूँ टीचिंग्स की, अगर हम बात करें शिक्षाओं की, तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, 4 नोबल। अब ये पूछा जा सकता है कि कितने नोबल ट्रूथ जो थे इन्होंने बताए थे, तो 4 नोबल सत्य जो थे इन्होंने बताए थे वो है दुखा, समुदाय, निरोध और मग्गा। देखो इसने पहले दुख में क्या बताया कि जो लाइफ है ना वो किससे बनी है, भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है, कष्टों से भरी हुई है, तो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। फिर है समुदाय, और फिर इसने बताया कि अगर हमारी लाइफ दुखों से भरी है तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है इच्छाएं, कि इच्छा जो है ना हमारी जो इच्छाएं होती है वो दुखों का कारण है। ठीक है, फिर इसने बताया निरोध, कि जो हमारी जो भी कष्ट है ना उनका अंत जो है हो सकता है। फिर लास्ट जो था वो था मग्गा, कि दुखों का जो एंड है, फिर उन्होंने रास्ता बताया कि जो दुखों का जो एंड है वो है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग जो है इन दुखों का अंत है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जीवन कष्टों से भरा है और उन कष्टों का कारण क्या है, वो इच्छाएं हैं, और उन कष्टों को मिटाया जा सकता है, और उन कष्टों को मिटाने का जो रास्ता है वो अष्टांगिक मार्ग है। तो ये 4 जो थी इन्होंने टीचिंग दी थी, तो दुख, समुदाय, निरोध, मग्गा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 8 फोल्ड पाथ जो आते हैं, अष्टांगिक जो अष्टांग मार्ग आता है वो ये है। ठीक है, अब इसमें देखो 8 है इसमें। देखिए तो अष्टांगिक मार्ग हम देख रहे हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले आता है विजडम और प्रज्ञा में जो आते हैं ना, विजडम और प्रज्ञा में, ज्ञान में 2 आते हैं, राइट व्यू और राइट एक्शन, यानी कि सम्यक दृष्टि और सम्यक क्या बोलेंगे इसको, कार्रवाई। ठीक है, ये 2 आते हैं। राइट लाइवलीहुड जो है ये मोरालिटी में जो है आ जाता है। ठीक है, तो सॉरी, राइट व्यू और राइट एक्शन राइट इंटेंशन, हाँ वही है। मोरालिटी में अगर आप देखेंगे तो मोरालिटी में राइट स्पीच आ जाती है, राइट एक्शन आ जाता है, राइट लाइवलीहुड जो है ये मोरालिटी में आ जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको 8 फोल्ड पाथ, इसको मैं जो है नोट्स में जो है सही भी कर दूंगी, क्योंकि इसमें ये जो है ना सही नहीं दिया गया है। तो देखो 8 फोल्ड पाथ आपको जो याद रखने हैं, विजडम वगैरह आप भूल जाओ, जो सिर्फ 8 फोल्ड पाथ आपको याद रखने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले राइट व्यू। ठीक है, राइट व्यू का मतलब होता है सही दृष्टि, या इसको हम बोल सकते हैं सम्यक दृष्टि, व्यू देखना। ठीक है, दूसरा है इंटेंशन। दूसरा क्या है, इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब है राइट इंटेंशन, यानी कि सम्यक संकल्प। फिर है राइट स्पीच, यानी कि जो बोलने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, सम्यक वाक बोल सकते हैं इसको। राइट एक्शन, यानी कि जो आपके कर्म है वो कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए।
ठीक है। अगला है राइट लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मीन्स जो आजीविका है वो भी कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है, ये तो ये 5 हो गए हैं। उसके बाद है एफर्ट, राइट एफर्ट हो, सम्यक प्रयास, सही प्रयास हो। ओके, फिर माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, और लास्ट है राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये जो है अष्टांगिक पाथ जो हैं इसके हो जाएंगे बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद रिलीजियस टेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे त्रिपिटक दिया गया है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है। ठीक है, तो ये धार्मिक पिटक जो है ना अलग अलग से पूछा जाता है कि त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स जैन धर्म से है या बौद्ध धर्म से है, तो ये याद रखने हैं। देखो अब त्रिपिटक में है क्या, पहली बात तो ये पाली ग्रंथ है और ये पहला जो था क्या था, धर्म ग्रंथ था। ठीक है, उसके बाद विनय पिटक में अगर हम देखें तो रूल्स हैं किसके लिए, भिक्षुओं के लिए। रूल्स फॉर मॉन्क्स किसमें मिलेंगे, भिक्षुकों के लिए जो नियम है वो विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध की टीचिंग मिलेंगी, पूछा जाता है बुद्ध की शिक्षाएं किस में है, या भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो किस ग्रंथ में है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद आता है अभिधम पिटक, ये हो जाएगा, इसमें जो फिलोसफिकल एनालिसिस है वो अभिधम पिटक में आपको मिलेगा। जो पहला था फर्स्ट ग्रंथ वो त्रिपिटक है जो कि पाली भाषा में है, पाली धर्म ग्रंथ है। मॉन्क्स के लिए जो रूल्स हैं वो विनय पिटक में है, बुद्ध की जो टीचिंग है वो सुत्त पिटक में है, और जो फिलोसफिकल एनालिसिस है वो अभिधम पिटक में है। उसके बाद ये जो ग्रोथ एंड स्प्रेड दिया है ये बुद्धिस्ट काउंसिल हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन पहली आपको याद रखनी है वो राजगीर में हुई थी और महाकश्यप के नेतृत्व में जो थी हुई थी। ठीक है, यहाँ इस टाइम पे जो है बुद्ध की मृत्यु जो है हो चुकी थी और एम्परर कौन था, अशोक था। ठीक है, यहाँ पे देखो महाकश्यप की अध्यक्षता में, और एम्परर कौन था, अशोक था। बुद्ध की मृत्यु जो है हो चुकी थी। ठीक, ओके, संघ क्या होते थे, मोनेस्टिक ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धों का जो मठासी आदेश होता था उसको संघा बोला जाता था। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे गौतम बुद्धा है, शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जो है इनको जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि भाई इनको और किस नाम से जानते हैं, तो शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। निर्वाणा, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। डेथ यानी जिसको महापरिनिर्वाण बोला गया, ये कुशीनगर में हुई थी। त्रिपिटक जो है विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, ये हो जाएंगे। संघा मोनेस्टिक ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद डू नॉट कंफ्यूज विद जैनिज्म, जैनिज्म के जो त्रिरत्न है, राइट पाथ है, राइट नॉलेज, राइट, इनके साथ जो है आपको कंफ्यूज नहीं करना है त्रिपिटक को। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ओके भाई, फर्स्ट सरमन के बारे में जो इसमें बताया गया है। इसके अलावा आपको जो है ना बौद्ध धर्म जो अलग अलग भागों में बट गया था, यानी कि अलग अलग संप्रदाय जो थे इनके बन गए थे, वो आपको याद रखनी है। 3 संप्रदाय में जो था ये बटा था, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है, ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, हीनयान को ही हम क्या बोलते हैं, थेरवाद भी जो है इसको बोला जाता है, अलग नाम से पूछा जा सकता है। तो ये हीनयान जो था ये था पाथ ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो जो इसमें इन्होंने बताया था, क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उन पर जो है इन्होंने किया था। मूर्ति पूजा ये नहीं मानते थे। महायान जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गए और ये मूर्ति पूजा वगैरह को मानने लगे, यानी कि बौद्ध जो भी गौतम बुद्ध की मृत्यु, वो सॉरी क्या बोलते हैं, मूर्ति है उसकी पूजा करने लगे थे। ठीक है, इसको ग्रेट व्हीकल जो है बोला जाता है, महान वाहन। और वज्रयान जो है ये फिर आई थिंक इसमें ये क्या बोलते हैं, तंत्र मंत्र की तरफ जो है ये होता था, तो इनको डायमंड व्हीकल बोला जाता है। तो तंत्र मंत्र से रिलेटेड अगर पूछा जाता है वज्रयान, जो सिर्फ टीचिंग पर रहे वो हीनयान थे, और जो मूर्ति पूजा को मान लगे वो महायान में आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग नाम याद आपको याद रखना है। पाथ ऑफ एल्डर्स पूछा जाए तो हीनयान या थेरवाद है, ग्रेट व्हीकल पूछा जाए तो महायान है, और डायमंड व्हीकल पूछा जाए तो वज्रयान है। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। उसके बाद ये देखो अलग अलग जो काउंसिल हुई वो पूछी गई हैं। कई बार पूछा जाता है कि जो पहली बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे हुई थी, तो हेल्ड एट राजगीर था। ठीक है, प्रेसिडेंट महाकश्यप था और राजा जो था वो राजा अजातशत्रु था। पर्पस क्या था, कंपाइल टीचिंग ऑफ बुद्धाज, बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन करना जो था वो था। 500 भिक्षुओं ने जो था भाग लिया था, और यही टाइम था पहली बौद्ध काउंसिल थी जहाँ पे विनय पिटक और सुत्त पिटक जो थे कंपाइल हुए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 483 BCE में हुई थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और ये हुई थी 383 में। अब ये नाम याद रखना है कि कहाँ पे हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। जो राजा थे
वो कौन थे, तो वो कालाशोक थे। और प्रेसिडेंट कौन था, सबाकामी। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो पूछा जाता है ना वो सिर्फ फर्स्ट का पूछा जाता है मेनली, और बाकी जो है ज्यादातर एग्जाम में जो देखने को मिला है वो राजा पूछा गया है कि किस राजा के काल में हुई थी ये। ठीक है, तो पहला अजात शत्रु याद रखना है और दूसरा कालाशोक याद रखना है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, वहां पे जो था बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको कंपाइल करना था, और वहीं पर जो है फिर शुद्ध पिटक और विनय पिटक जो थे आए थे। ठीक है, शुद्ध पिटक में आपको पता है बुद्ध उसकी गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका है, और विनय पिटक में रूल है भिक्षुओं के लिए। ठीक है, अब पर्पस क्या था, सेटल डिस्प्यूट ऑन मोनेस्टिक रूल, जो मठ के नियमों पर विवाद हुआ था उनका निपटारा करना जो था इस द्वितीय बौद्ध परिषद का जो था मेन वो था। ठीक है, ओके, ये वापस से वही पॉइंट इसमें डाल दिया है, ये रहने देने। उसके बाद आता है सेकंड, वेट क्या हो रहा है ये, थर्ड है ये, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। एम्परर कौन था, अशोक था। प्रेसिडेंट कौन था, मोगलीपुत्ता तिस्सा। ठीक है, बौद्ध धर्म का शुद्धिकरण जो था यहाँ पे इसका मेन पर्पस था, प्यूरिफिकेशन ऑफ बुद्धास। और अभिधम पिटक यहाँ पे कंपाइल हुआ था तीसरे में। ठीक, उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बार बार आती है, तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसका राजा पूछा जाता है तो कनिष्क हो जाएगा, और ये 72 CE में हुई थी, ये याद रखना है। और अशोक घोष जो था वाइस प्रेसिडेंट था, यहाँ पे प्रेसिडेंट वसुमित्र था। ठीक है, ये इसके तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का भी पूछा जाता है, पेट्रोन का भी और प्रेसिडेंट का भी। पर्पज था कोल्डिफाई ऑल बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, सभी बौद्ध धर्म ग्रंथों को संहिताबद्ध करना जो था इसका मेन वो था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो विनय और शुद्ध पिटक ये प्रथम परिषद में, सेकंड काउंसिल में डिवीजन इनटू जो ये थे ना महान और स्थिरवाद, इन उनके बीच जो डिवीजन था उनको सुलझाना था। तीसरी में जो था फिर अभिधम पिटक आया था, और फोर्थ काउंसिल जो थी ये हो जाएगा महायान और ये सरस्वतीवादा डॉक्ट्राइन जो थी फाइनलाइज्ड हुई थी, महायान और सरस्वतीवाद सिद्धांतों को जो है फाइनलाइज किया गया था। तो ये यहाँ पे आप हिंदी में जो है देख सकते हैं। ठीक है, और पर्पस जो था ओल्ड काउंसिल वॉज टू प्रिजर्व, कंपाइल एंड स्प्रेड बुद्धिज्म। ओके, 4 ही थी जो इंडिया में हुई थी, बाकी जो 5वीं हुई थी वो इंडिया से बाहर हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ये 4 जो है याद रखनी है। इंपॉर्टेंट PYQ देखते हैं। देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो गौतम बुद्धा हो जाएगा। ओरिजिनल नेम ऑफ बुद्धा पूछा जाए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। एट विच प्लेस डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे। महाभिनिष्क्रमण, ओके, महाभिनिष्क्रमण नाम जो दिया गया ना वो किसको दिया गया, जो उन्होंने घर को त्यागा था ना, वो किस एज में, 29 की एज में, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ओके, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा टुक प्लेस एट यानी कि महापरिनिर्वाण यानी कि जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी उनकी, कहाँ पे, कुशीनगर, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाउ मेनी नोबल ट्रूथ्स आर देयर इन बुद्धिज्म, कितने आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं। ओके, 8 फोल्ड पाथ का जो नहीं है वो है सेक्रीफाइस, हमने कहीं पर नहीं पढ़ा, 8 जो हमने पढ़े थे। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है, यानी कि मिडल पाथ क्या है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम लग्जरी एंड सिवियर पिनेंस, भोग और तपस्या दोनों से बचना। ओके, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, अब त्रिरत्न जो बोल दिया है वो बुद्धिज्म के बनाने हैं, तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, विच कंसेप्ट मीन डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, तो क्या बता रहे हैं, कौन से उदाहरण जो इच्छा दुख का कारण है। देखो, पहला हमने जो पढ़ा था वो क्या था, कि जो पहला आर्य सत्य हमने पढ़ा था वो था दुख, कि लाइफ इज सफरिंग, दुख जीवन से भरा। और उसके बाद समुदाय पढ़ा था कि इन दुखों का जो कारण है वो इच्छाएं हैं, तो वो समुदाय हो जाएगा। उसके निर्वाणा इन बुद्धिज्म मीन्स, निर्वाण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, तो लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगा निर्वाणा। हाउ मेनी बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड, तो 4 हो जाएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हो जाएगी, महाकश्यप और अजातशत्रु राजा याद रखना है। महायान बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता था, तो आइडल वर्शिप, जो मैंने आपको बताया था। सिर्फ टीचिंग पे जो ध्यान करेगा वो कौन सा आ जाएगा, हीनयान और थेरवाद। विच सिंबल रिप्रेजेंट बुद्धिज्म, तो धर्म चक्र, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है ना, याद रहे। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए, तो पाली भाषा में हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। ओके, अदर टीचिंग में इनकी जो याद रखनी है, देखो ये बस इतना ही याद रखो आप, छोड़ो। ठीक है,
और आपको पता ही है कहाँ कहाँ पे ये फैला था, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, इन सभी जगहों पर जो थी ये फैला था। चलिए चलिए एक बार हम जो है इसके सिंबल्स और देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं ना। तो सबसे पहले आता है धर्म चक्र। धर्म चक्र, इसको क्या बोला जाता है? व्हील ऑफ लॉ। व्हील ऑफ लॉ हिंदी में क्या बोलेंगे? धर्म का चक्र जो है इसको बोला जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं और अष्टांगिक मार्ग से जो है रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक लोटस पूछा जाता है, कमल, ये किससे रिलेटेड है? कमल जो है ये प्योरिटी और एनलाइटमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, पवित्रता और ज्ञान से। उसके बाद बोधि वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उससे रिलेटेड है, यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है माना जाता है। स्तूप को अगर हम देखें तो ये बुद्ध और उनके जो अवशेष हैं उनको दिखाता है। ठीक है, फुटप्रिंट जो है बुद्ध के, जो चरण चिन्ह है, ये प्रेजेंस ऑफ बुद्धा को शो करते हैं। सिंह अगर आप देखें तो रॉयल पावर ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्ध के धर्म की गर्जना को दिखाता है। लायन, त्रिरत्न सिंबल बुद्ध धम्म संघ हो जाएंगे। वज्र में पावर आ जाएगी। ठीक, वज्र यहाँ अगर दिखाई नहीं तो पावर से रिलेटेड हो जाएगा ये, तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है जैन धर्म, जो कि ऊपर है। जैन धर्म पढ़ेंगे अभी। वेट, हाँ ये रहा जैन धर्म। जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म के जो वो माने जाते हैं, महावीर स्वामी को जो है माना जाता है। ठीक है, ओरिजिन 6th सेंचुरी में हुई थी। मगध में जो थी इसकी ओरिजिन जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मगध में मानी जाती है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 24 तीर्थकर जो है इसमें टोटल हुए हैं। पहले वाले पूछे जाते हैं तो ऋषभनाथ हुए, दूसरे चौथे 24 में पूछे जाते हैं तो वो महावीर स्वामी हुए। ठीक है, तो इसमें जो है 4 एज जो है बताई गई हैं कि 4 क्लास हैं, 4 एज हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ये 4 जो है एज जो है इसमें बताई गई हैं जैन धर्म में। तीर्थकर कौन होते थे? जो स्पिरिचुअल टीचर होते थे जैनिज्म, उनको क्या बोला गया? तीर्थकर बोला गया था। और टोटल जो है 24 तीर्थकर जो है इस हुए इस टाइम साइकिल में, इस टाइम पीरियड में। ऋषभनाथ जो थे ये पहले तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जो है ये बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं, कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा माने जाते हैं। 599 से लेकर 527 बीसी तक जो है इनके बीच ये जीवित रहे थे। ओके, प्रिंस ऑफ लिच्छवी ट्राइब ऑफ, अब ये देखो ये किस उससे रिलेटेड है? लिच्छवी से। वो कौन से थे? बुद्ध की अगर हम बात करेंगे, गौतम बुद्ध की, तो सक्यगण से रिलेटेड थे वो। ठीक है, कुंडग्राम, वैशाली में जो था इनका जन्म हुआ था। और लिच्छवी जनजाति के जो थे याद राजकुमार थे। इन्होंने जो था जो गृह त्याग किया, संन्यास लिया, वो 30 की एज में लिया था। और अटेंड क्या इन्होंने क्या प्राप्त किया? कैवल्य, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, कैवल्य। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ, कितने साल लगे इनको ज्ञान की प्राप्ति में? 12 साल जो थे इन्होंने लगे थे। और इन्होंने अपना जो पहला सरमन, पहला उपदेश दिया वो पावा में दिया था। और गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और निर्वाण कहाँ पे? पावापुरी में। देखो याद रख लो, पहला उपदेश पावा में, और निर्वाण जो था यानी कि जो डेथ हुई, इनकी मृत्यु हुई, वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दर्शन और सिद्धांत की बात करें तो 6 द्रव्य सब्सटेंस जो है इन्होंने बताए। जीवी में लिविंग बींग्स हो जाएंगे, अजीविक, जीवक और अजीविक, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टाइम, मोशन, रेस्ट, स्पेस, ये सब जो था इन्होंने बताया था। ठीक है, 3 प्रिंसिपल दिए, 3 रत्न दिए इन्होंने। सम्यक दर्शन, सम्यक जन और चरित्र, सम्यक ज्ञान कह सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यानी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, सही आचरण। 2 सेक्ट्स इसमें हुए जैन धर्म में, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर जो बिल्कुल न्यूड थे, नो क्लॉथ्स, कोई क्लॉथ नहीं पहनते थे। और श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, अर्ली अगम और लेटर अगम, ये मतलब श्वेतांबर भी जो है फिर 2 उनमें बट गए थे, अर्ली और लेटर में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें ग्रोथ एंड स्प्रेड। फर्स्ट जैन काउंसिल जो थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी अंडर स्थूलभद्र, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग ग्रेट रॉयल पोर्ट रेंज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य,
महान जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके संरक्षण में हुआ था। इंपॉर्टेंट वर्क्स वही अगम, नॉन वायलेंस एम्फेसाइज्ड एज अहिंसा, अर्ली अगम, फिर लेट अगम्स, आई डू नॉट कन्फ्यूज विद बुद्धम, फोर नोबल ट्रूथ एंड, वो बताया गया इसमें। तो इसमें अर्ली अगम्स आए थे, फिर लेटर आए थे, ये हो जाएगा। 3 इसमें जो थे प्रिंसिपल दिए गए थे वो आपको याद रखना है। सिद्धार्थ जो था ये महावीर का बर्थ नेम था। कैवल्या लिबरेशन लाइक निर्वाणा हो जाएगा, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई। त्रिरत्न राइट फेथ राइट नॉलेज हो जाएगा इसका, और राइट फेथ राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट ये भी याद हो जाएगा इसमें। दिगंबर नो क्लॉथ मतलब कोई क्लॉथ धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर वाइट क्लॉथ धारण करते थे। अहिंसा नॉन वायलेंस को जो इन्होंने नॉन वायलेंस का दिया था, नो हार्म टू, मतलब जीवित प्राणियों को जो है कोई हानि नहीं पहुंचानी है, ये जो था इनका मेन वो था। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे जैन धर्म जो है खत्म हो जाएगा। इतना ही जो है आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो ऋषभनाथ जो थे पहले वो माने जाते हैं, प्रथम तीर्थकर। 24 में पूछा जाए तो महावीर स्वामी है। वास्तविक पूछा जाए तो ये भी महावीर में आ जाएगा। किस धर्मगुरु के समकालीन थे? तो गौतम बुद्धा के समकालीन थे। त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म इंक्लूड राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट हो जाएगा। विच कंसेप्ट रेफर्स टू नॉन वायलेंस? तो अहिंसा हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा इन जैनिज्म इज रिलेटेड टू बॉन्डेज ऑफ सोल, आत्मा के बंधन से रिलेटेड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महाव्रता? कौन महाव्रत नहीं है इसमें? तो वो है ब्रह्मचर्य। गृहस्थो हेतु फॉर हाउस होल्डर इट इज अनुव्रता। ठीक है, सत्य महाव्रता मीन्स, सत्य महाव्रत का मतलब क्या है? ट्रूथफुलनेस। द 2 मेन सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म आर दिगंबर एंड श्वेतांबर। कौन सा संप्रदाय नगन साधुओं में विश्वास करता है? तो दिगंबर हो जाएगा। प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र के टाइम पे। प्रतीक क्या है? हैंड विद हेल, अहिंसा का जो सिंबल है, चक्र सहित जो हाथ है वो जैनिज्म का सिंबल है। सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म इज, वो किस में है? आगम या अंग बोल सकते हैं इसको, पवित्र ग्रंथ को बोला जाता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म इज, अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। संलेखना, संलेखना किससे रेफर है? तो वॉलेंट्री फास्टिंग ऑन टू डेथ, स्वेच्छा से उपवास द्वारा देह त्यागना को क्या कहा गया है? संलेखना कहा गया है। ये डीएसएसबी ने पूछा है। ओके, तो ये थे टोटल क्वेश्चंस जो कि यहाँ से पूछे गए थे एंशिएंट इंडिया से। ठीक है, तो जो बार बार रिपीट होते हैं ना वो क्वेश्चंस जो है हमने इसमें कवर किए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना बार बार रिपीट होते हैं एसएससी में या डीएसएसबी में। ठीक, तो ये आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो ये था फर्स्ट टॉपिक एंशिएंट इंडिया। थोड़ी बहुत जो मिस्टेक उसमें है नोट्स में वो करेक्ट कर दी जाएगी, या फिर अलग से कुछ और टेबल भी मैं जो है ऐड कर दूंगी। ठीक है, मतलब हर एक टॉपिक की लाइक जो डिफरेंस वाली है, लेटर अर्ली वैदिक पीरियड हो गया इस तरीके से, ठीक है, या बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो जो डिफरेंस टेबल है वो ऐड कर दी जाएगी। ठीक, तो वो एक आपको आइडिया जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है क्या करने वाले हैं, एंशिएंट इंडिया के बाद जो है हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाली है क्या बोलते हैं उसको, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा तब तक क्या करना है, ये तो स्टैटिक जी के आप साथ साथ चलते रहो। उसके अलावा जो बच्चे उसमें हैं शामिल होना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में टारगेट बैच है, वहाँ पे आपको बताया गया है कि डे 1 पे आपको ये करना है। देखो, जिनका अभी पेपर है ना ये इसका पीआरटी का, वो भी बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको बताया गया है कि डे 1 पे आपको ये वाली चीज़ें पढ़नी है, तो वो कंप्लीट करो। आपको रीजनिंग की मैराथन, मैथ के टॉपिक वाइज, और हिंदी और इंग्लिश के मैराथन एक एक दिन में जो है कंप्लीट करके जो है फिर आप प्रैक्टिस पे आ जाओ। प्रैक्टिस सेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जो है ऐड हो जाओ और अपने जो 15 दिन है उनमें अपना सब कुछ खत्म करके फिर सिर्फ प्रैक्टिस करो। बाकी देखो, जो जिसके बाद में पेपर होने वाले हैं मार्च अप्रैल में, उनके पास फिर टाइम होगा कि 15 दिन में आप अपना सिलेबस खत्म करो, और 15 ही दिन में आपका जो है स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डेली एक वीडियो आएगी, 15 ही वीडियो जो है आने वाली है हर एक टॉपिक पे, तो वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक मैराथन स्टैटिक जीके की देख लेंगे, फिर वो देख लेनी है, तो टोटल लगभग 15 की वीडियो बनेंगी। तो वो साथ साथ आपका ये होता रहेगा, और वो साथ साथ आपको कंप्लीट करना है रीजनिंग मैराथन और रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश की मैराथन, ये क्लास आपको कंप्लीट करने ली है। और मैथ आप टॉपिक वाइज देखते रहिए, वही 15 टॉपिक्स बनेंगे लगभग, और 15 दिन में उसको भी खत्म कर दो साथ साथ। ठीक है, 7 से 8 घंटा डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी जो है आप कर सकते हैं। जिनका भी पीआरटी का पेपर है वही आपको पता है 15-16 दिन बचे हैं, तो 15-16 दिन में आपको 7-7 8-8 घंटे अपने लिए निकालने पड़ेंगे, तभी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस, एक पेपर ज़रूर प्रैक्टिस करें,
पूरा पेपर जो है लगा के देखें। पहले बिल्कुल आपके कम मार्क्स आएंगे, लेकिन धीरे 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 इंप्रूवमेंट होती जाएगी, ठीक है। और कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉक टेस्ट लो जाके, देखो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप जो सिंपल प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उसी को आप कर लो, ठीक है। ये है अगर आपको कि भाई इसमें तो जो आंसर है वो मार्क है, तो देखो आपको अगर क्वेश्चन आपको आता होगा तो वो आपको पता होगा कि भाई ये मुझे आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस पर मत जाओ। और रीजनिंग में तो देखो आपको सॉल्यूशन निकालना है, उसका आंसर दिया गया है नहीं दिया गया वो अलग बात है। आप सॉल्यूशन पे ध्यान दो कि आप सॉल्यूशन कितना जल्दी निकाल पा रहे हो। ऐसे ही मैथ में आप कितना जल्दी सॉल्यूशन दे पा रहे हो, ठीक है। तो उस पर फोकस रखो सिर्फ, ठीक। और मॉक टेस्ट के उसमें ना जाके उसमें कि भाई आप मॉक टेस्ट अलग से ले रहे हो, नहीं। आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना उनको उठाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब जो आपका पेपर आएगा ना वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर जैसा आएगा। मॉक टेस्ट में मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट देखे हैं जहाँ पे अलग ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि वैसा क्वेश्चन कभी भी आपको डीएसएसबी में देखने को नहीं मिलता है। प्रॉपर मॉक टेस्ट मैंने कभी देखा नहीं है अभी तक कहीं पे कि भाई बिल्कुल वैसे ही डिटो क्वेश्चन दिए गए हों, नहीं। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आपको बिल्कुल वैसा ही पेपर देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। और अगर आप करेंगे ना तो आप डेफिनेटली आप जब पेपर में बैठेंगे ना, आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा जो आपका नवंबर 2025 में पूछा गया होगा, या मीन्स 2025 में जो भी पेपर हुए हैं उसमें जो पूछा गया होगा बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। मीन्स मैं कह सकती हूँ कि लॉजिक भी आपको सेम मिलेगा कि भाई ये लॉजिक उस वहाँ पे आया था, तो पेपर में भी वही लॉजिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो नंबर सीरीज में हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग में हो, बिल्कुल डिट्टो लॉजिक आपको देखने को मिलते हैं। और मैंने मतलब इतने सालों से हम जो है पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो मैंने देखा है कि बिल्कुल सेम लॉजिक पे चलता है। हर बार एक नया लॉजिक जो है वो बिल्कुल डालते हैं, ठीक है। पिछली बार भी डाला था तो वो भी मैंने आपको करवाया था कि भाई ये नया लॉजिक जो है यहाँ पे दिया गया है, वो वहाँ पे मैंने बताया हुआ आपको कि भाई ये नया लॉजिक के क्वेश्चन जो है इस बार इन्होंने दिए हैं। और फिर जो है पूरा साल उसी नई लॉजिक पे जो है क्वेश्चन बार बार जो थे दिए गए थे, कोई चेंज नहीं किया गया था, ठीक है। तो उसको आपको पकड़ के चलना है, वो आपको सीखना है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर की जो वीडियो है सब्जेक्ट वाइज, वो जरूर आपको देखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही लाइक का बटन भी दिया गया होता है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जो और बच्चे हैं उन तक भी जो है वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच।